नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स से संबंधित कुछ चर्चा करेंगे। थ्योरी की क्लासेस चल रही हैं, कुछ प्रैक्टिकल्स के बारे में भी चर्चा करना जरूरी है क्योंकि वो भी आपके प्रैक्टिकल क्लासेस भी आपका कोर्स का हिस्सा हैं और आपको करने हैं। प्रैक्टिकल की बुक्स आप लोग देखिएगा तो उसी से हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। कुछ प्रैक्टिकल्स ऐसे हैं जो कि आप लोग 12th में कर चुके हैं, उसी के कंटिन्यूएशन में है। कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स आपको मिल सकते हैं। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो एनालिसिस के ऊपर करेंगे कि एनालिसिस क्या है। दो तरीके की एनालिसिस हम लोग देखते हैं, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस, गुणात्मक और मात्रात्मक। हम लोगों को फिलहाल इस गुणात्मक विश्लेषण पर ज्यादा जोर देना है, लेकिन फिर भी इन दोनों में क्या अंतर है इसके बारे में चर्चा करना अनिवार्य है। गुणात्मक विश्लेषण में हम किसी भी दिए गए पदार्थ में उपस्थित अवयव, सामान्यतः आयन होते हैं। आप परिचित हैं धनायन और ऋणायन शब्दों से, कैटायन, एनायन, जिनको कि हम रेडिकल्स या मूलक के रूप में भी पढ़ चुके हैं। तो किसी दिए गए पदार्थ में या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण है तो उसमें कौन कौन से अवयव उपस्थित हैं उनकी पहचान करना ये गुणात्मक विश्लेषण के अंतर्गत आता है। और उसको पहचान करने के कई तरीके हो सकते हैं। रंग से भी पहचान करते हैं, गंध से करते हैं, विलेयता से करते हैं, कोई गैस निकल रही है उससे करते हैं, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं से करते हैं। उन रासायनिक अभिक्रियाओं में हम कलर चेंज यानी रंग में परिवर्तन या रंग का आना या जाना या किसी अवक्षेप का आना, इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा उसका विश्लेषण करते हैं। वो सारी चीजें गुणात्मक विश्लेषण या क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंतर्गत आती हैं। अर्थात किसी भी पदार्थ में उपस्थित अवयवों की गुणों का अध्ययन, उनका पता करना, वो गुणात्मक विश्लेषण है। और मात्रात्मक में या क्वांटिटेटिव में, यहां पर स्पेलिंग गलत है, ये है TIVE है, बीच में V और है, किसी बुक का स्क्रीनशॉट है। मात्रात्मक विश्लेषण जैसे कि नाम से ही हमको परिचित है, मात्रा से संबंधित है। तो ऐसी स्थिति में उस पदार्थ में किसी विशेष अवयव की यथार्थ मात्रा, अर्थात बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट कितना है, उसको ज्ञात करना या उसको निर्धारित करना, ये मात्रात्मक या क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाता है। क्वांटिटी यानी मात्रा, उस मात्रा का निर्धारण कि किसी दिए गए हमारे पदार्थ या विलयन में किसी एक निश्चित अवयव की मात्रा का अध्ययन, इसमें कितनी मात्रा उसकी उपस्थित है, ग्राम में या मिलीग्राम में, वो क्वांटिटेटिव कहलाती है। यहां पर भी इसके दो कैटेगरीज हैं, वॉल्यूमेट्रिक, ग्रेविमेट्रिक, आयतनी और भारात्मक। आयतनिक में जैसे नाम भी से इनको पता लग रहा है, वॉल्यूमेट्रिक है तो हमको कुछ टाइट्रेशन इसमें करनी पड़ जाती है, और बीकर, फ्लास्क, पिपेट, ब्यूरेट, इन सब चीजों की हमें आवश्यकता पड़ती है। और भारात्मक विश्लेषण में या ग्रेविमेट्रिक में हम सामान्यतः किसी आयन को उसके
अवलेय पदार्थ के रूप में अवक्षेपित करके उसका भार या उसकी मात्रा यानी उसका वेट ज्ञात करते हैं। तो ये दोनों अलग अलग तरीके हैं। कुछ आयंस या ऐसे हैं जो कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के आधार पर इनका निर्धारण या जिनकी मात्रा का निर्धारण किया जाता है, और कुछ आयंस ऐसे हैं जिन्हें हम ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के द्वारा उनकी मात्रा ज्ञात करते हैं। हमारा जोर यहां पर फिलहाल गुणात्मक विश्लेषण पर है और इसी से संबंधित एक्सपेरिमेंट फर्स्ट ईयर में बीएससी पार्ट फर्स्ट में है। तो इस गुणात्मक या क्वालिटेटिव एनालिसिस में, गुणात्मक विश्लेषण में कुछ सिद्धांत हम फॉलो करते हैं या देखते हैं, तो उनको थोड़ा सा जानना जरूरी है। पहला है आयनन सिद्धांत या आयनाइजेशन थ्योरी। जब हम किसी पदार्थ को, विशेष रूप से कोई विद्युत अपघट्य है, उसको यदि हम जल में विलय करते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे केमिकल टेस्ट या परीक्षण होंगे उन सब के लिए हमें सामान्यतः एक विलयन की आवश्यकता होगी। अधिकतर टेस्ट दिए गए पदार्थ के विलयन में ही संपादित किए जाते हैं। तो उस विलयन में जब हम किसी पदार्थ को घोलते हैं, और विशेष रूप से विद्युत अपघट्य को, तो वो दो प्रकार के आवेशों में विभाजित हो जाता है। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, एक धनावेशित और ऋणावेशित। धनावेशित को हम क्या कहते हैं? धनायन या कैटायन, और ऋणावेशित आयनों को हम ऋणायन कहते हैं। और जो धन आयन है इनको हम क्षारीय मूलक या बेसिक रेडिकल्स के रूप में जानते हैं, और जो एनायंस हैं उनको हम एसिड रेडिकल्स के रूप में जानते हैं। तो सामान्यतः हमारा जो ऑब्जेक्ट रहता है वो दिए गए मिश्रण में अम्लीय एवं क्षारीय मूलकों की पहचान करना, और वो भी गुणात्मक विश्लेषण के द्वारा। तो ये मूलक और अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक, इन शब्दों का बहुत आयत से प्रयोग किया जाता है। तो एक तो आयनन का सिद्धांत है, दूसरा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विलेयता गुणनफल या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का सिद्धांत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इसको समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जब भी हम किसी विद्युत अपघट्य को किसी विलायक में घोलते हैं, जैसे चीनी भी है, चीनी हालांकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड है, कॉपर सल्फेट है, सोडियम एसीटेट है। तो किसी भी पदार्थ को जब हम किसी विलायक में घोलते हैं तो वो घुल जाता है सामान्यतः, और उसके घुलने की एक सीमा भी होती है। शुगर तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, लेकिन अगर शुगर की हम बात करें तो सामान्यतः घरों में इस्तेमाल की जाती है। तो किसी भी, यदि हम जल में चीनी को घोलें तो वो आधी चम्मच, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच करके धीरे धीरे करके घुलती चली जाती है, और फिर इसके बाद वो चीनी घुलना बंद हो जाती है। घुलना किसी भी पदार्थ का वो उसकी विलेयता कहलाती है, ठीक है। और जब वो कोई भी पदार्थ या चीनी पानी में यदि घुलना बंद हो जाती है तो वो हमारा एक संतृप्त विलयन बनता है। यदि हम उस जल को गर्म कर दें तो और चीनी घुल जाती है, यानी उसकी विलेयता और बढ़ जाती है। तो इसलिए ये विलेयता ताप पर निर्भर करती है, ताप बढ़ाने से विलेयता बढ़ जाती है। इसलिए जब भी हम विलेयता की बात करते हैं या संतृप्त विलयन की बात करते हैं, तब वहां ताप को भी परिभाषित करना या उसके बारे में भी बताना जरूरी होता है कि किस ताप पर हम विलेयता की बात कर रहे हैं। तो 1 लीटर आयतन में पूर्ण विलेय कोई पदार्थ है तो वो उसकी विलेयता कहलाती है, और किसी निश्चित ताप पर या स्थिर ताप पर। यदि हम कोई सोडियम क्लोराइड है, जैसे नमक है, उसको यदि हम घोलते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो वो
आप जानते हैं सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस होते हैं, यानी धन आयन और ऋण आयन है। तो उस ठोस पदार्थ को जब हम मान लीजिए किसी और विद्युत अपघट को या सोडियम क्लोराइड को, नमक को जल में घोलें, उसका विलयन बनाएं, तो वो धन आयन और ऋण आयन में पट जाता है या अलग अलग हो जाता है। एक तरीके से वो आयनिक विलयन बन जाता है। और ये जो साइन आप देख रहे हैं, ये साइन क्या बता रहा है? आधा एरो ऊपर की ओर, आधा एक राइट की ओर और आधा लेफ्ट की ओर। तो ये बता रहा है कि हमारे इन दो सॉल्यूशंस के बीच, इन दो परिस्थितियों के बीच में, यानी विलयन और आयनिक विलयन, इनके बीच में ये अनडिसोशिएटेड हम कह सकते हैं और ये डिसोशिएटेड है। तो इन दोनों के बीच में एक साम्य स्थापित हो जाता है। कब? संतृप्त विलयन की स्थिति में, जबकि उस पदार्थ का घुलना उस निश्चित ताप पर बंद हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में एक साम्य स्थापित हो जाता है और वहां पर हम एक द्रव अनुपाती नियम लगाते हैं, जहां पर हम साम्य स्थिरांक की गणना करते हैं। और साम्य स्थिरांक की गणना के लिए जो फॉर्मूला है वो A प्लस, और ये जो ब्रैकेट हम लगाते हैं ये बताता है सांद्रता या कंसंट्रेशन, अर्थात धन आयन की सांद्रता, ऋण आयन की सांद्रता और अनडिसोशिएटेड इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट्य की सांद्रता। तो साम्य की स्थिति में एक स्थिरांक हमारे पास आता है जिसे हम साम्य स्थिरांक कहते हैं, और उसको हम इस इक्वेशन के द्वारा परिभाषित करते हैं। निश्चित तापक्रम पर इस AB की सांद्रता स्थिर होती है, यानी किसी निश्चित ताप पर 1 लीटर विलयन में हम कितना नमक या कितनी चीनी या कितना कॉपर सल्फेट या कितना सोडियम एसीटेट या कोई अन्य इलेक्ट्रोलाइट घोल सकते हैं, उसकी मात्रा सबकी निश्चित है, अलग अलग है परंतु निश्चित है, क्योंकि सबकी विलेयता अलग अलग है। यदि किसी एक विद्युत अपघट्य की बात करें तो स्थिर ताप पर या किसी निश्चित ताप पर उस AB की सांद्रता तो स्थिर है। यदि 1 लीटर में 10 ग्राम घुलना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो वो 10 ग्राम ही घुलेगा। तो वो AB की सांद्रता हमारी निश्चित है, तो अर्थात K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ AB, ये एक तरीके से कांस्टेंट है। यहां पर रह गया सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ A यानी धन आयन और कंसंट्रेशन ऑफ ऋण आयन, इनकी सांद्रताओं का गुणनफल। तो ये क्योंकि कांस्टेंट हो गया, तो इसलिए इस कांस्टेंट को हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, विलेयता गुणनफल। K कांस्टेंट हो गया और नीचे SP यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जो कि एक कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, धन आयन एवं ऋण आयन की सांद्रताओं के गुणनफल को हम विलेयता गुणनफल कहते हैं। ठीक है, जबकि ताप स्थिर रखा जाए। तो ये जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है गुणात्मक विश्लेषण के लिए। तो इसलिए ये एक सीधी सी लाइन अपने को याद रखनी है कि किसी निश्चित ताप पर विद्युत अपघट्य का विलेयता गुणनफल उसके संतृप्त विलयन, ये हमको और शब्द का प्रयोग करना है, संतृप्त विलयन, क्योंकि अगर इसकी विलेयता 10 ग्राम है और आपने 2 ग्राम घोली है तो वो उसकी विलेयता नहीं कहलाएगी। हमें तब तक घोलना है जब तक कि संतृप्त विलयन नहीं बन जाता, और तब देखना है कि कितना अमाउंट या कितनी मात्रा उस विद्युत अपघट्य की विलय हुई है। तो संतृप्त विलयन में आयनिक सांद्रताओं का गुणनफल, ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहलाता है, और इसको हम जनरली ग्राम मोल प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं। और निश्चित ताप पर, क्योंकि हमने ताप निश्चित कर दी है, तो ऐसी स्थिति में विद्युत अपघट्य का विलेयता गुणनफल भी निश्चित हो जाता है। अब इसका हम प्रयोग कहां लेते हैं? इसका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग
अवक्षेपण में या प्रेसिपिटेशन में। कोई पदार्थ अवक्षेपित होगा या नहीं होगा वो निर्भर करेगा इसी विलेयता गुणनफल पर। जैसे ये धनायन की सांद्रता, ये ऋणायन की सांद्रता, इनके आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल, ये यदि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से कम है, ये लेस देन का साइन है, यदि कम है तो इसका तात्पर्य है कि वो असंतृप्त विलयन है और ऐसी स्थिति में वो विलेय रहेगा। ठीक है, लेकिन यदि इनकी सांद्रताओं का गुणनफल sp से अधिक हो जाए, ग्रेटर देन हो जाए, तब ऐसी स्थिति में वो अति संतृप्त विलयन हो जाएगा या उसका अवक्षेपण हो जाएगा। अर्थात किसी भी यदि धनायन या ऋणायन में से किसी की भी सांद्रता या दोनों की सांद्रताएं बढ़ जाती हैं और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से अधिक हो जाती हैं, तब उसका अवक्षेपण हो जाएगा। और यदि बराबर है तो वो हमारे संतृप्त विलयन की स्थिति है। तो इस विलेयता गुणनफल का प्रयोग हम गुणात्मक विश्लेषण में बहुत अधिक करते हैं और अवक्षेपण के लिए ये आवश्यक है कि आयनिक सांद्रताओं का गुणनफल उनके विलेयता गुणनफल से अधिक हो जाए। और कई बार हम प्रेसिपिटेशन के लिए ऐसा प्रयास करते हैं कि आयनों की सांद्रताएं बढ़ें और प्रेसिपिटेशन हो। किस तरीके से इसका हम प्रयोग करेंगे, इसके बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे।